भारत में हम राम मंदिर बना रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान को लोग बम से उड़ा रहे हैं। And the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. ईरान अटैक्स पाकिस्तान। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2024 में मुझे ये न्यूज सुनने मिलेगी, लेकिन ये एक फैक्ट, और वो भी तब जब जयशंकर जी ईरान की लीडरशिप से मिले। पाकिस्तान चुपचाप बैठने वाला नहीं है, पाकिस्तान भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा जरूर। इनफैक्ट अब भी न्यूज आई है कि उन्होंने ऑलरेडी रिटेलिएट किया है। वॉर यूरोप से एशिया तक और अब हमारे बगल में पहुंच गई है। ये वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि हम भी काफी शॉक्ड हैं, समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं और इस वॉर के पॉसिबल रीजंस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हम आपके लिए दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर करते हैं, उन्हें आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं। आप में से कई लोगों ने पिछले एक साल में हमें बहुत सारा सपोर्ट दिया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो 2 सेकंड लीजिए और उस बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें नए वीडियोस बनाने का और हौसला मिलता है। चैप्टर 1, ईरान ने अटैक क्यों किया? इजराइल हमास वॉर के बाद अगर कोई देश है जो सडनली काफी ज्यादा एक्टिव बन चुका है तो वो है ईरान। आज ईरान न्यूज में है क्योंकि उन्होंने हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान पर अटैक किया। मिसाइल्स और ड्रोन से पाकिस्तानी टेरिटरी पर बलूची मिलिटेंट ग्रुप जैशे अदल के 2 बेसेस ढेर किए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में इस टेरर ग्रुप के कुछ एक्सट्रीमिस्ट छुपे हुए थे, ऐसा ईरान का कहना है, जिन्होंने पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में ईरान पर अटैक्स किए, जिनमें 11 पुलिस ऑफिसर्स की जान गई। ये अटैक पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब रास्क नाम का एक टाउन है, वहां हुआ था। इस अटैक की जिम्मेदारी जैश ए अदल ने ली थी, और ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है दोस्तों। पिछले साल जुलाई के महीने में पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर 4 पुलिस ऑफिसर को इसी ग्रुप ने मारा था। कौन है ये जैश ए अदल? ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो 2012 में फॉर्म हुआ था। आज ये ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। इस ग्रुप के लिए ईरान पाकिस्तान को ब्लेम करता है और पाकिस्तान ईरान को। दोनों देश कहते हैं कि वो एक दूसरे की सॉइल से दूसरे देश पर मिलिटेंट एक्टिविटीज करवाते हैं। ईरान का कहना है कि पाकिस्तानी सॉइल से उन पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। इससे पहले भी ईरान ने टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट ऐसी ही एक्शन ली है, लेकिन इस लेवल का एक्शन पहली बार हुआ है, एंड दिस इज ह्यूज। सबसे डेंजरस बात यह है कि IRGC के मिलिट्री एक्शंस ईरान के साउथ ईस्ट में पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास शुरू हो चुके हैं, कुछ वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने से पहले उनके बॉर्डर पर किया था। अब इन अटैक्स के बाद पाकिस्तान के रिएक्शन को समझते हैं। चैप्टर 2, पाकिस्तान का रिएक्शन। अटैक के समय पाकिस्तानी PM वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए डावोस में थे, जो अटैक के बाद सीधा वापस पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, उनके एक भी PM ने उनकी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं किए। उनका हर PM एक पपेट PM होता है। पाकिस्तानी मिलिट्री का उनके पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे सिचुएशन में अगर ईरान पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान चुप कैसे बैठेगा? इस्लामाबाद ने इस अटैक को इलीगल कहा और कहा कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ टेररिस्ट नहीं, उनके सिटीजन्स भी टारगेट हुए। ये उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक, यानी इन अ वे पाकिस्तान मानता है कि उनके सॉइल पर दूसरे देश पर अटैक करने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। लेकिन इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। एज अ रिवेंज पाकिस्तान ने ईरान के टेररिस्ट आउटफिट्स पर अटैक किया। पाकिस्तान कहता है कि इनमें उनके साइड के टेररिस्ट मारे गए। इसका लॉजिक, ट्रस्ट मी ब्रो, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अमेजिंग सुपर पावर है। उन पर अटैक होने के बाद उन्हें एक दिन में पता चल जाता है कि टेरर आउटफिट्स दूसरे देश में कहां है, और अगले ही दिन वो एक्शन भी ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई दूसरा देश होता तो वो खुद पर अटैक होने की राह न देखता। ईरान तो ओपनली कह रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक उन्होंने ही किया, किसी टेरर ग्रुप ने नहीं। सबसे फनी पार्ट यह है कि दोनों देशों के लीडर्स अभी अभी मिले थे। अगर डायलॉग से ही चीजें सुलझानी थी तो वहां पर भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ऐसे पोर्ट्रे करना चाहता है कि उन पर भी टेरर अटैक्स दूसरे देशों से होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक नया टेरर ग्रुप भी इन्वेंट किया और सिस्तान और बलूचिस्तान में अटैक भी किया। ये अटैक ईरान के लिए काफी डेडली मैसेज है, क्योंकि 1988 में ईरान इराक वॉर खत्म हुई थी। ये वॉर 8 सालों के लिए चली थी और इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोगों की जानें भी गई थी। इसके बाद इतने सालों के लिए ईरान पर कोई रॉकेट अटैक हुआ नहीं था। अब ये सिलसिला टूट चुका है, और वो भी ईरान ने पहले अटैक करने की वजह से। पाकिस्तान कहता है कि ईरान में ऐसे कई टेरर ग्रुप्स हैं जो छुप छुप के पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर जो हमला किया उसका उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग नाम भी दिया है, मार्ग बर सरमाचार। पर्शियन भाषा में मार्ग बर का मतलब है डेथ टू,
और समाचार का मतलब है फाइटर्स। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तो इस टर्म का इस्तेमाल यूएस और इजराइल के लोगों के अगेंस्ट हुआ करता था। और आज भी ईरान के रिलेशंस इन दोनों देशों के साथ काफी टेंस है। यानी पाकिस्तान ओपनली ईरान को अपना दुश्मन कह रहा है और इस अटैक को लाइटली बिल्कुल नहीं ले रहा। सिमिलरली ईरान बलूचिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बलूचिस्तान बहुत समय से पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के हाइडआउट्स को पाकिस्तान ने टारगेट किया है। एटलीस्ट यही स्टोरी पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताना चाहता है। ये इंसिडेंट्स पाकिस्तान को एक एक्सक्यूज देता है उनके बलूचिस्तानी रेवोल्यूशन को दबाने के लिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो भी एक्शंस लेगा वो ईरान पर थोप सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को नहीं रोका तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाए। ये पॉइंट हमने एक पहले वीडियो में कवर किया है। चीजें बहुत ही फास्ट डेवलप हो रही है और हमें इस बात का पता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने से कतरा नहीं रहा। चैप्टर 3 वॉर के साइड इफेक्ट्स। पाकिस्तान और ईरान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। दोनों की लीडरशिप काफी अनस्टेबल है। हमने पहले भी कहा है और आज फिर से कहेंगे कि इन अ वॉर देयर आर नो विनर्स, देयर आर ओनली लूजर्स। क्योंकि जाने दोनों साइड्स जाती हैं, रिसोर्सेज दोनों साइड के वेस्ट होते हैं, ट्रेड डिसरप्ट होता है, बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं। पूरी दुनिया यही चाहती है कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे से न लड़े। दुनिया का रिएक्शन समझते हैं। इवन चाइना ने भी कहा है कि इस बात को एस्केलेट न किया जाए। माओ निंग जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री में है, उन्होंने भी कहा है कि डायलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की मिसाइल स्ट्राइक को कंडेम किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने ये एक बार नहीं बार बार किया है। उन्होंने इराक पर भी अटैक किया है और सीरिया पर भी। फॉर सम रीजन ईरान काफी समय से वॉर में घुसने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले ईरान ने सीरिया और इराक पर भी अटैक किया है। ईरान असल में एक सीक्रेट ग्रुप को कंट्रोल करता है जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिनमें यमन के हूती रेबल्स, लेबनान के हिजबुल्लाह और हमास भी शामिल है। गाजा की वजह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वापस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मानो कि उन्हें एक पर्पस मिल रहा है। एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये बात काफी डेंजरस है। जनवरी 12 को यूके और यूएस ने यमन में हूती टारगेट्स पर अटैक किया, क्योंकि हूती कमर्शियल शिप्स पर अटैक कर रहे थे, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर इम्पैक्ट हो रहा था। अब हो सकता है कि पाकिस्तान पर अटैक वेस्ट के लिए एक मैसेज हो कि ईरान डायरेक्टली वॉर करने से डरता नहीं है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। इस पूरे इंसिडेंट से हमें दोनों देशों के एटीट्यूड के बारे में बहुत सीखने मिलता है। ईरान को क्रिटिसाइज किया जाए तो ईरान इजराइल और हमास के वॉर में दखल अंदाजी बहुत पहले से ही कर रहा है। यूएस और यूके के ट्रेड शिप्स को हाईजैक कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड को इंटरप्ट कर रहा है। इसमें भारत का अननेसेसरीली नुकसान ना हो, दूसरों के पंगों में भारत इन्वॉल्व ना हो, इसीलिए जयशंकर जी तेहरान में थे। लेकिन ईरान पिछले कुछ महीनों से काफी एग्रेसिव बनता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान को ईरान ने अटैक करने के बाद कैसे पता चला कि ईरान में टेरर ग्रुप्स हैं? अगर ईरान खुद कहता है कि उन्होंने अटैक्स किए हैं तो टेरर ग्रुप को ढूंढने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान कोई भी जांच लेने से पहले ही एक्शन कैसे ले सकता है? ये अटैक कम और एक स्टेटमेंट ज्यादा लगता है कि पाकिस्तान वीक नहीं है। ये मैसेज सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी है, भारत के लिए भी, कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर अगर भारत पाकिस्तान में घुसा तो इस बार पाकिस्तान रिटेलिएट भी करेगा। हाँ, ये रिटेलिएशन कितना इफेक्टिव होगा ये हमें पता नहीं। यहाँ मुझे एक बात सच में समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से नहीं बनती, भारत से नहीं बनती, ईरान से नहीं बनती, चाइना से सिर्फ इसीलिए बनती है क्योंकि वो पैसे फेंकते हैं। पाकिस्तान के बारे में वेस्टर्न दुनिया यही कहती है कि पाकिस्तान सांप पालता है। उनके लीडर्स ओसामा को हीरो कहते हैं। वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोगों को शेल्टर देता है। ऐसे सिचुएशन में अगर पाकिस्तान कहता है कि टेररिज्म उनके लिए भी प्रॉब्लम बन चुका है तो दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया यही सोचेगी दैट दे आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जिन सांपों को उन्होंने पाला है वही सांप उन्हें काटने के लिए दौड़ रहे। और इसीलिए हमें भारत को यही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि हमें अपने अपने इंटरेस्ट संभालने, बड़े ही केयरफुली जियोपॉलिटिक्स का खेल खेलना है ताकि हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाए रखें। आज चाइना को छोड़े तो हर बड़े देश के साथ हमारे रिश्ते काफी स्ट्रॉन्ग है। रशिया भी हमारा दोस्त है और अमेरिका भी, ईरान से भी हमारी बनती है और इजराइल से भी। यानी भारत एक न्यूट्रल देश की भूमिका बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है। आज पूरी दुनिया को इसी रैशनल पर्सपेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि इसी रैशनैलिटी के दम पर हमारी इकोनॉमी फ्लरिश हो रही है, क्योंकि हम ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। वॉर में कोई विजेता नहीं होता, इसीलिए हमें हमेशा हमेशा के लिए वॉर को अपोज ही करना है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वॉर का इम्पैक्ट हम पर भी होता है और अब वॉर हमारे पड़ोस में आ चुकी है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ग्लोबल स्टेज पर हमें हमारी इमेज को और हमारे रिलेशंस को संभालना है और इसमें जयशंकर जी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हम कल आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।